आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद के जरिए बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए और संक्रमित बच्चों का इलाज कैसे हो। ओमिक्रॉन से भी बचने के उपाय बताएंगे। हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर से तेज हो चली है और ओमिक्रॉन प्रजाति का कोरोना वायरस काफी संख्या में लोगों में महामारी की चपेट में आ रहा है। यही नहीं, कोरोना का वायरस अब बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेने लगा है। ऐसे में अगर ये वायरस बच्चों को प्रभावित करता है तो ये काफी परेशान करने वाली बात हो सकती है। छोटे बच्चे किसी भी तरह की परेशानी को बता नहीं सकते। संक्रमण से बचने के लिए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बच्चे अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें आप हर तरह की दवा नहीं दे सकते। ऐसे में आप सिर्फ एहतियात बरतना ही जरूरी समझते हैं। सुरक्षा के उपाय करने होंगे। आज हम आयुर्वेदिक तरीके से संक्रमित बच्चों के इलाज के बारे में बताएंगे, साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के तरीके के बारे में भी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और संकेत के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। ये भी बताएंगे कि क्यों बच्चे कोविड-19 से अलग तरह से प्रभावित हो सकते हैं और आप वायरस के फैलाव रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर के शर्मा। आप प्रोफेसर और पंचकर्म के स्नातकोत्तर विभाग के प्रमुख भी हैं और ऋषिकुल कैंपस उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। अगर आप भी बच्चों के कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन लाइन अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होगा। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012061279337। इस पर आप कॉल करके जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आयुष्मान भव में बात कोरोना की करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के खास मेहमान की। हमारे साथ डॉक्टर के शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कोरोना कैसे होता है, इस बारे में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद इसको कैसे परिभाषित करता है, क्या कहता है। कोरोना तो आज इसका नाम दिया है तो कोविड-19, क्योंकि आयुर्वेद ने बहुत पहले से इसका वर्णन किया है, जिसको विषाणु के रूप में इसका वर्णन है। और इसके फैलने की जो प्रक्रिया है वो प्रसंगात, गात्र संस्पर्शात, संयोगात, सहभोजनात, सहशय्या, समाचापी, गंधमाल्यानुलेपनात, लोगों के एक साथ बैठने से, सोने से, एक साथ खाने से, इस तरह की जो वायरस है इनका संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, सबसे पहली बात ये आइसोलेशन बड़ा जरूरी है। बच्चों को विशेष करके, कि बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस समय वैसे भी सर्दी का समय ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। इस सर्दी के समय बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। गर्म कपड़े पहनाने के साथ रूम का या घर का टेम्परेचर वो उसको व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो है बच्चों को कोविड न हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारे आयुर्वेद में कुछ रसायनों का प्रयोग बताया है। विशेष करके जो है जैसे अश्वगंधा रसायन है, च्यवनप्राश रसायन है। इसके अलावा यदि कोई और बच्चे में कमजोरी है या कुछ और डाइजेशन वगैरह ठीक नहीं है तो हमारे यहाँ कुछ स्वर्ण योगों का भी प्रयोग बताया गया है, जिसमें स्वर्ण भस्म है उसको व्यक्ति की मात्रा में मधुरस के साथ में या अदरक सोरस के साथ में या मलाई के साथ में अनुपान के भेद से जो बच्चों को प्रयोग कराना चाहिए। बिल्कुल। ये तो थी डॉक्टर साहब की क्या होता है जो कोरोना है वो आयुर्वेद की नजर में। क्या ओमिक्रॉन के लिए भी कुछ अलग से इलाज और एहतियात की जरूरत है, खासतौर पर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनके संदर्भ में किस तरीके का एहतियात जरूरी है? मैंने मैडम बताया आपको, वायरस को हमारे यहाँ विषाणु के रूप में बताया गया है और हजारों साल पहले, आज तो इसका नाम दिया गया कोविड-19 करके या
इसी का जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन है, लेकिन इसको आयुर्वेद में विषाणु के रूप में पहले बताया गया है। और विषाणु के विषय में मैंने पहले बताया आपको कि विषाणु का जो रोग प्रसर होता है साथ बैठने से, साथ खाने से, साथ रहने से या स्पर्श से, विषाणु जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक बच्चे से दूसरे बच्चों में इसका प्रसर होता है। तो आजकल जो ऐसी महामारी चल रही है उसमें खास करके बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वैसे तो स्कूल कॉलेज सब बंद है, बच्चे प्राय करके सभी घर में हैं, लेकिन इसके बाद भी बच्चे घर में रहें, लेकिन हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए। इस समय टेम्परेचर काफी नीचे जा रहा है, बच्चों को सर्दी से बचाना चाहिए और घर का जो टेम्परेचर है या रूम का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ औषधियां बताई गई हैं, क्योंकि हम इसको 3 हिस्से में बांटेंगे। एक तो रोग न हो, पहली अवस्था, रोग हो जाए तब उसकी चिकित्सा क्या होगी, और रोग से मुक्त होने के बाद उसके बाद की चिकित्सा क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि बच्चों में रोग हो ना, तो पहले तो बचाव और दूसरे इस तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाए जिससे बच्चों की इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहे, जिसमें संतुलित आहार है, गर्म जल का सेवन है, रसायन आदि का प्रयोग है, इनको कराना चाहिए, जिससे बच्चों को हम ओमिक्रॉन से या कोविड-19 से जितने भी वेरिएंट अभी आ रहे हैं और भी आएंगे, इनसे हम आराम से आसानी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम वयस्कों की तुलना की बात करें तो डॉक्टर साहब, कोरोना से बच्चों में कितने गंभीर या कितने हल्के रूप से प्रभावित ये कर सकता है? देखिए, सामान्यतः बड़े लोगों की अपेक्षा बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसके बाद भी हम ऐसा मानते हैं कि बच्चों को हम लोग ये सारे जो उपाय मैंने बताए थे आपको, इन उपायों के माध्यम से हम संरक्षित कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से कोविड हो जाए, कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए, बार बार जो है बहुत सारे चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है कि भाई आप जो है मास्क लगाइए, हाथों को बार बार धोइए, ये सब चीजें तो सबको करनी है। बच्चे हैं, बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई बार बार आप कोई चीज स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श मत करिए, अगर स्पर्श कर लिया है तो हाथों को धोइए या सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। हमारे यहाँ बताया है कि आप जो नित्य प्रति यदि नस्य का प्रयोग करते हैं, जिसमें विशेष करके प्रतिमर्श नस्य का तात्पर्य ये है कि नासिका के माध्यम से किसी विशिष्ट ऑयल जैसे अनु तेल है या कुछ नहीं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं अथवा देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नासिका में एक एक ड्रॉप डाल करके बंद करके ऊपर खींचने के लिए बोलते हैं बच्चों को, जिससे क्योंकि इसका जो रूट है वो नासिका के माध्यम से इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर आप वहाँ स्प्रे का प्रयोग करेंगे, तेल का प्रयोग करेंगे या घी का प्रयोग करेंगे तो वायरस अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो बैरियर बन जाएगा उसके लिए। इससे हम बचा सकते हैं। मास्क का प्रयोग करना ही है, हाथों को बार बार धोना ही है, और सबसे बड़ी बात है जिस समय टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो टेम्परेचर से बच्चों को बचाना है, क्योंकि आप देखेंगे कोविड जो 19 है उसमें जो परेशानियां हैं और ओमिक्रॉन के जो लक्षण, दोनों में अंतर है। कोविड-19 में जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक जा रहा है, फेफड़ों तक जा रहा है, और ओमिक्रॉन में जो इन्फेक्शन है केवल गले तक रह रहा है। जी जी, बिल्कुल, दोनों में अलग है। इसमें दोनों में जैसे आपने भी जानकारी दी है। अगर हम बात करें डॉक्टर के शर्मा जी, कोरोना का जो इलाज आयुर्वेद तरीके से क्या संभव है? आपका जो खुद का अनुभव है वो क्या कहता है, कैसे ये संभव हम मान सकते हैं? है मैडम, पिछले 2 वर्षों में हमने समझता हूँ यदि आयुर्वेद न होता तो बहुत सारी कैजुअलिटी हो सकती थी। इस आयुर्वेद ने बहुत सारी जाने जाने से बचाया है। निश्चित रूप से मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथिक चिकित्सा का अपना अलग महत्व है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा में आप देखिए केंद्रीय हमारे जो आयुष मंत्रालय है उसने जो है आयुष काढ़ा बहुत पहले से इसको लॉन्च किया हुआ है। बच्चों में भी हम ये प्रयोग करा रहे हैं। उसमें जो है थोड़ा सा शर्करा का प्रयोग करके, चीनी का तो साथ मिला करके आयुष काढ़ा लिक्विड फॉर्म में भी है, और ऐसे बच्चे जो टैबलेट खा सकते हैं उनको हम टैबलेट हम प्रयोग करा सकते हैं। सामान्य तौर पर और भी हम देख रहे हैं हम घरों में हम लोग जैसे बड़ी इलायची है, तुलसी है, अदरक है, अश्वगंधा है, इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में कराते हैं। चूर्ण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्रॉप के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, सिरप के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, अवलेह के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य सवाल है वो ये आता है, जैसे अगर हम लक्षणों की बात करें, कारणों की बात करें, कॉजेस की बात करें, तो क्या सब में समान होता है? बच्चों के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों में कोरोना के क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे उनको हम समझें?
यदि हम कोविड की बात करते हैं बच्चों में, तो आप देखिए मैडम, सबसे पहला है इसका ज्वर, फीवर, दूसरा है बॉडी एक, हेडेक, और उसके बाद जो कोविड-19 है जिसमें जो डेल्टा वेरिएंट जो आया था, इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जी। क्योंकि इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंचता है और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा लंग्स ही करता है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जाकर के शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। जब ये वायरस लंग्स तक पहुंचेगा तब हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। उस समय बच्चे में जो सांस फूलना है, ब्रीथलेसनेस होना है, ये लक्षण है, या ज्वर होना है, फीवर है, बॉडी एक है, खांसी है, ये सारे लक्षण से हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट करा सकते हैं। आरटीपीसीआर जो सब जगह हर शहर के अंदर 4-4, 6-6, 10-10 सेंटर बने हुए हैं, वहाँ ऐसे कंफर्म ही कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर लक्षण इसी तरह के मिलते हैं। वहीं जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन में ब्रीथलेसनेस, सांस फूलने जैसी परेशानियां नहीं होती। इसमें ओमिक्रॉन में प्राय बुखार भी नहीं मिलता, केवल इसमें बॉडी एक है, हेडेक है और समटाइम फीवर, ये अगर मिल रहा है तो हम इससे थोड़ा सा वेरिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि चिकित्सा विषाणु की गई है, तो हमारे यहाँ चिकित्सा है बच्चे की शरीर की प्रकृति के हिसाब से प्रथम भेद से हम चिकित्सा में थोड़ा अंतर कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर जो है, क्योंकि इसको आयुर्वेद में वातश्लेष्मिक विकार माना है, बिल्कुल। तो वातश्लेष्मिक विकार को अगर हम दृष्टिगत रखते हैं तो हमें इस दोष के आधार पर हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। हमारी आज की खास पेशकश आयुष्मान भव में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर के शर्मा जी, जिनसे हम तमाम जानकारी ले रहे हैं बच्चों में कोरोना संक्रमण और उनसे देखभाल से जुड़ी हुई। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बात अब आपसे जानते हैं कि सांस की कमी होने पर बच्चों की जो देखभाल है वो हमें कैसे करनी है, क्योंकि बड़ों को तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, लेकिन अगर बच्चों की ऐसी कंडीशन होती है तो क्या किया जाए उसके लिए? बच्चों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर टेम्परेचर ठीक हो, नंबर 1। नंबर 2, यदि बच्चे में पल्स बढ़ रही है, नाड़ी की गति अगर बढ़ रही है, और हम सामान्यतः देख सकते हैं कि उसमें अगर कोई सांस की दिक्कत होगी तो उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा जी। इसका मतलब समझना चाहिए कि रेस्पिरेशन रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमें ऑक्सीजन की बच्चे में अंदर कमी हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल रूप से तो हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है तब हम लोग घर में उपचार कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, उसमें ऐसी परिस्थितियों में स्वर्ण योग बहुत लाभकारी है। जैसे सामान्य तौर पर हम लोग स्वर्ण बसंत मालती रस, विनोद सत्व और योगन की का मिश्रण जो है मिला करके मधु के साथ सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम चटाने के लिए दे सकते हैं। तुलसी या तुलसी जल, ये ड्रॉप में भी आ गया है, सिरप बेस में भी आ गया है, लेकिन पानी में इसको बॉइल करिए, बॉइल करके थोड़ी थोड़ी देर बाद 4-4 चम्मच आयु के हिसाब से हम ले सकते हैं। बच्चा अगर 5-6 साल का है तो उससे हम लोग थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो जल का काम है तो वातश्लेष्मिक विकारों में श्लेष्मा का पाचन करता है, जिससे जो वायरस का लोड है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा साथ साथ में अगर बच्चे को खांसी है तो बहुत सारे कफ सिरप हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। चित्रकलाजी अस्पतालिसाजी का प्रयोग भी हम लोग मधुरस के साथ या शहद के साथ चटा करके जो है सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ रसायन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश बहुत कॉमन है, बच्चे खा भी लेते हैं आराम से। च्यवनप्राश रसायन है, उसमें आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम या 1 चम्मच सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे अश्वगंधा रसायन है, तो ये दोनों काम करेगा। एंटी ऑक्सीडेंट का काम भी करता है, जिससे हमारे बच्चों में इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है और रसायन की वजह से शरीर के अंदर शक्ति ठीक हो जाती है और वायरल लोड कम होगा तो धीरे धीरे लगभग 5 से 7 दिनों में बच्चा स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी है यकीनन वो जरूर हर घर में फॉलो की जाएगी। अगर हम बात करें दवाइयों की, तो डॉक्टर साहब वो कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें घर में हर वक्त हमें रखना चाहिए और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हम उनको दे भी सकते हैं? ऐसी कौन सी दवाइयां हैं? मैं तो समझता हूँ जब तक ये कोविड चल रहा है तब तक घर में रूटीन में तुलसी और तुलसी जल, सौंठ और तुलसी को पानी में बॉइल करिए, थर्मस में भर के रखिए और छोटा हो या बड़ा हो सबके तुलसी और तुलसी जल का प्रयोग करना चाहिए।
पहला काम ये है। इसके अलावा जो है, यदि बच्चा ऐसा है जो टैबलेट खा सकता है, तो दैनिक प्रयोग में आयुष क्वास टैबलेट फॉर्म में भी है, काढ़े के फॉर्म में भी है और सिरप फॉर्म में भी है। तो सुबह खाली पेट लीजिए, सुबह शाम दिन में 2 बार। सिरप फॉर्म है तो उसको बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दे सकते हैं। 5 साल से 10 साल की उम्र तक बच्चे को जो है 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार प्रयोग करा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो है स्वर्ण योग। जैसा कि आपसे चर्चा कर रहा था, स्वर्ण योग बिल्कुल तीर कमार से काम करता है, रामबाण की तरह काम करता है। तो स्वर्ण योगों का प्रयोग, रसायन का प्रयोग बिना परेशानी के भी करा सकते हैं। 10 दिन दे दिया तो 15 दिन छोड़ दीजिए, जिससे इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। बच्चों में तो आजकल जो है स्वर्ण प्राशन भी करते हैं। स्वर्ण प्राशन बहुत सारी कंपनियां जो है स्वर्ण का प्रयोग जो है ड्रॉप के रूप में, जिसमें जो है प्रतिदिन सुबह खाली पेट 2-2 बूंद, 3-3 बूंद, 4-4 बूंद बच्चे की आयु के हिसाब से स्वर्ण प्राशन से बहुत पॉपुलर हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वर्ण प्राशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों बच्चे इस स्वर्ण प्राशन के प्रयोग से या तो बीमारी उनको हुई नहीं, या हुई तो जल्दी बीमारी खत्म। एक और जो हर अभिभावक के इस वक्त जहन में सवाल रहता है वो ये है कि बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, उसको हम कैसे मजबूत करें, उसे कैसे और अच्छा बना सकते हैं? आप देखिए, इसके 3 फैक्टर हैं। एक तो हमारा रहने की जगह कैसी है, एक, दूसरा खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, 2, और तीसरा जब व्याधि हो जाए या व्याधि नहीं भी हो तो हमें ऐसी औषधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए जिससे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा इस समय जो ऋतु है, ऋतु के आधार पर जो है बच्चों को ठंडी से बचाए, गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, गर्म जल का सेवन करें, संतुलित आहार विहार, बैलेंस डाइट देनी चाहिए, जिससे बैलेंस डाइट से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती है। ऐसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे अब गला खराब हो सकता है। जैसे दही का सेवन आजकल नहीं करना चाहिए, तली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों से बचाना चाहिए। ये अगर चीजें से बचाएंगे, इसके बाद आता है ऐसी औषधियां जैसे स्वर्ण योग है, या हिमालय में सेप्टिलिन का प्रयोग कर रहे हैं। सेप्टिलिन या बहुत सारी और जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत सारी औषधियां ऐसी मार्केट में लेके आए हैं जिनकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक रहती है और उसके बाद बच्चों का पेट या भूख ये भी ठीक रहती है। इनका प्रयोग हमें समय समय तक कराते रहना चाहिए। और रसायन का प्रयोग तो जब तक ये कोविड चल रहा है, प्रकारांतर में चाहे अवलेह के रूप में है या किसी माल्ट के रूप में है या भस्म के रूप में है, इसके रूप में जो है कराते रहना चाहिए, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे। बच्चों को हम लोग इस व्याधि से दूर रख पाएंगे यदि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हम ठीक रख पाते। चलिए, बड़ी अहम जानकारी आपने डॉक्टर के शर्मा जी दी है और बच्चों को हमें कैसे इससे बचाना है उसके बारे में तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्र